नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के साथ-साथ कोई भी अगर स्विंग ट्रेडिंग बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए 2 तरीके से मेरे हिसाब से 2 तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने पोर्टफोलियो बना है एज़ ए इन्वेस्टमेंट करके। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आपको गलत बताया जा रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी ने मतलब जो पोर्टफोलियो बना है, वो ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करके पहले वो पैसा कमाया और जब पैसा का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, तब वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको अलग से शिफ्ट किया। फिर भी ऐसे नहीं कि वो ट्रेड नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट भी किया और ट्रेड भी किया। और बहुत बार उनके जो ट्रेड बना था, वो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया था, जब उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के बारे में ट्रेड किया। उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे बैंक्स के ऊपर भी वो उन्होंने ट्रेड किए, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था। और वॉरेन बफेट जी, जिन्होंने आपको लग रहा है कि उन्होंने भी 40% के ऊपर एवरेज रिटर्न जनरेट करके किया। क्या कोई भी स्टॉक के ऊपर एज़ ए होल्डिंग करके 40% जनरेट करना मतलब जनरेट कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी ट्रेड किया और जब ट्रेड करने के बाद जब एक ह्यूज अमाउंट हो गया, क्या उतना बड़ा अमाउंट में वो ट्रेड कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? एज़ ए होल्डिंग के हिसाब से काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आप सिर्फ़ होल्डिंग्स के लिए ही सोच रहे हैं, तो सोचिए, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं सोचेंगे तो आपका एवरेज रिटर्न शायद आपको 15 से 20% ही मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको एवरेजली 10 सालों के बाद रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा रिस्क मतलब ऐज़ ए आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सारे चीज़ सिखाता रहूँगा और जो मेरे इतने सालों की एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ, वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में कौन-सा कंपनी है, उसको जानने से पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम में दे देता हूँ। हाँ, जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कमेंट में लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, जाकर उस लिंक में क्लिक करिए ज़रूर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। आप सभी जानते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस आपके सामने शेयर किया हूँ। तो एफएल इंडिया लिमिटेड देखा जाए तो इसका जो कंपटीटर है, उस हिसाब से देखा तो कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में दिखा रहा है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? सिर्फ 14,600 करोड़ के आसपास है। तो इतना भी छोटा मैं नहीं कहूँगा। फिर भी कंपनी का आईटी सेक्टर के हिसाब से जितने सारे आईटी स्मॉल टाइप कंपनी है, उनमें से कंपनी का रैंकिंग कितना है? 14,600 करोड़ के आसपास है। और आपको मैं बता दूं कि मतलब इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से वो बहुत स्ट्रांग है। अगर यही चीज को मैं ध्यान से आपको दिखा दूं, आप एक चीज अब ध्यान से देखना कि एफएल इंडिया के जो बिजनेस मॉडल्स है, वो कुछ स्ट्रांगली दिखने को मिला है क्योंकि कंपनी यहाँ पे देखिए आरओसी आरओई किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अच्छा खासा रिप्रेजेंट किए। और कंपनी का डेट एकदम जीरो है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है और कंपनी के प्रोमोटर ने कोई भी शेयर को प्लेजिंग नहीं करके रखा। और क्वार्टरली जो सेल्स है उसके बारे में बात करें तो सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया और 350 करोड़ से कंपनी का सेल बढ़ के हो चुके 400 करोड़ के आसपास। और उसी तरीके से अगर कंपनी के एक्सपेंस को देखें तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 69 करोड़ सॉरी 55 करोड़ था पिछले साल में। इस बार वो बढ़ के हो चुके 66 करोड़। तो कंपनी अभी भी एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी धीरे धीरे करके खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज कराता जा रहा है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए और इस प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम्स में कंपनी का और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि एफएल इंडिया लिमिटेड के ऊपर हर किसी को फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी भी है। जैसे कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व 6 करोड़ था 2018 में, आज वो बढ़ के हो चुके 14,000 करोड़, सॉरी 1400 करोड़। और बोरिंग्स जीरो था, अभी बोरिंग्स भी बढ़ा, कर्जा भी बढ़ा क्योंकि बिजनेस जब बढ़ रहा है तो कर्जा भी बढ़ेगा। और कर्जा बढ़ा मतलब उतना ज्यादा नहीं हुआ। कंपनी का 1400 करोड़ का रिजर्व है और सिर्फ 100 करोड़ का कर्जा है, तो क्या आप खराब कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपके पास मान के चलिए 500 रुपीज है और आपको लोगों को देना है मतलब 10 रुपीज, तो क्या आपको वो मतलब
ज़्यादा प्रेशर लगेगा? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी उस ₹10 दे सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे नज़रिया देखने को मिला है। तो कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट 786 करोड़ है और कंपनी पैसा भी लगा के रखा है अराउंड 50 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा है बिज़नेस के ऊपर। तो शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और ओवरऑल मैं पिछले सालों की तुलना से देखा दूं तो कंपनी इस बार थोड़ा सा शेयर होल्डिंग जो है वो कम हो चुके हैं। 3,60,000 मतलब शेयर होल्डर्स है जो पिछले बार 3,62,000 के आसपास शेयर होल्डर देखने को मिला था। अभी इसी चीज़ को मैं एज ए लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी के हिसाब से दिखा दूं तो डिलीवरी में कुछ वीकनेस भी देखने को मिला से लास्ट डे में। और उससे पहले देखिए कंटिन्यूसली कंपनी 50 to 60% के आसपास डिलीवरी मार्केट में उठाया गया था। तो इतना डिलीवरी क्यों उठाया गया? देखिए उसके पीछे कारण भी है क्योंकि कंपनी ने एक पैटर्न क्रिएट किया और उस पैटर्न का नाम है शोल्डर, डबल शोल्डर, उसके बाद हेड, फिर से डबल शोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। इसका मतलब इस जगह पे एंटी लेवल है। तो मैंने यहाँ पे एंटी ऑब्वियसली ले चुका हूँ और उसके बाद जब करेक्शन हुआ यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी उठा चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है वो ध्यान से देखना इस टारगेट कहाँ पे बन रहा है। इसका जो प्रीवियस हाई है, लाइफ टाइम जो हाई है उसके अंदर बन रहा है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को अचीव करने का। हाँ, यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं, उसके बाद करेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि हर कोई शेयर के ऊपर खरीदारी करने के बाद एक बेस्ट तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पे टारगेट दे देंगे। तो ऐसे हो नहीं सकता। कुछ कंपनीज में शायद आपको दिखे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर रुक रुक के जाने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके ऊपर फोकस रखिए और कुछ डिसीजन लेने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा। देखिए मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का ट्रेड है, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। देखिए अतुल ऑटो लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करूँ तो ये कंपनी एक देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अतुल ऑटो का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकते हैं। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ऐसे बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बात विजय केडिया जी ने बता रहा है। विजय केडिया जी आप सभी जानते हैं एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और उन्होंने आज तक हमेशा स्मॉल एंड मीडियम टाइप इस दोनों टाइप कंपनीज के ऊपर निवेश किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आप करेंगे, सर विजय केडिया जी तो हमेशा उन्होंने जब रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी देखा जाए तो ट्रेडिंग नहीं किया, उन्होंने हर टाइम में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस में ही कम उनका आज इतना बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ। हाँ, ये बात सही है मगर उनका जो लाइफ का जर्नी स्टार्ट हुआ था वो ट्रेडिंग से ही हुआ था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आप ट्रेड करिए, आप इन्वेस्ट करिए, ये आपके हाथ में है। आप कौन-सा आपको कौन-सा चीज़ करने से सैटिस्फैक्शन मिलता है, कौन-सा चीज़ करने से आपको फ़ायदा मिलता है, उस हिसाब से देखिए। मुझे दोनों तरीके से फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए मैं दोनों तरीके से चीज़ करता हूँ। अगर पब्लिक के बारे में बात करूँ तो विजय केडिया जी ने देखिए इस कंपनी के ऊपर 13.5% के आसपास होल्डिंग उठाया है। तो होल्डिंग इतना क्यों उठाया? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर कंपनी में तो उतना खासियत नहीं है। आरओसी, आरओई तो बेकार है। इनकम तो हो रहा है, कर्जा भी चलो मान लेता हूँ ठीक-ठाक है। प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी उतना ज़्यादा नहीं है और अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है और साथ ही साथ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस करते जा रहा है। तो क्या कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली सोचना चाहिए? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली नहीं सोचना चाहिए। मगर मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली मेरे हिसाब से तो सोचना चाहिए। मैं खुद तो ऑब्वियसली सोचूँगा क्योंकि इस कंपनी का अलग-अलग 8 कैटेगरीज़ का कंपनी का गाड़ियाँ है। मतलब पेट्रोल से लेकर, डीज़ल से लेकर, सीएनजी से लेकर, एलपीजी से लेकर ईवी से लेकर हर कैटेगरीज़ गाड़ियाँ कंपनी बना रहा है। तो जितनी कैटेगरीज़ टाइप गाड़ियाँ बनेगा, मार्केट में सारे कैटेगरीज़ गाड़ी अगर है, तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस सीएनजी, एलपीजी गैस और इलेक्ट्रिक जो मतलब इसका जो गाड़ियाँ है, वो बनाने के लिए कंपनी फोकस रखे है। जिसके ऊपर कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ। एज़ अ ट्रेडर्स के लिए कभी भी ट्रेड बने तो मैं ज़रूर ट्रेड करता हूँ। एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए मैंने निवेश नहीं किया। मैं निवेश अभी तक नहीं किया लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। तो ट्रेड कहाँ पे लिया उसको दिखाने से पहले लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का आप डेटा देखेंगे, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँ कि कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का कंपनी डिलीवरी का रिपोर्ट देखेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिलीवरी बढ़ते जा रहा था। डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला था। तो जंप ऑन डिलीवरी कहाँ पे हो रहा था? देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि विजय केडिया जी ने
इस डे में आप ध्यान से देखना, इस तारीख को विजय केडिया जी ने क्या किया, बाई किया, होल्डिंग बढ़ाया और उस होल्डिंग बढ़ने के बाद शेयर में किस तरीके से रॉकेट देखने को मिला। और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट के ऊपर से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 76% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो सोचिए, यही होते पावर। अगर मैं, आप कहेंगे सर आपने कहाँ पे एंट्री लिया। ऑब्वियसली मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, मैंने एंट्री एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर लिया। इसके ऊपर क्यों लिया, क्योंकि देखिए कंपनी एक 200 डेज को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। एक मैं मार्किंग कर दूं यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन भी है और उसके बाद एक 200 डेज का सपोर्ट भी है। तो उस लेवल को वो रिटेस्ट जब किया और एक जब हैमर जैसे कैंडल्स क्रिएट किए, तो तब मुझे क्लियरिटी मिल गया कि इस कंपनी एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट तो यहाँ तक है, तो मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो मैं कंटिन्यू करूंगा और देखूंगा टारगेट कब बनता है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना BLW। तो नेक्स्ट जो कंपनी है सोना BLW, ये एक ऑटो इंसुलरीज कंपनी है और ऑटो इंसुलरीज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम टॉप 5 में देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप तो अच्छा खासा हो ही रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा हो रहा है। जैसे कंपनी का डेप्थ कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, हाथ में कैश भी है और साथ ही साथ कंपनी का ROC ROE बेस्ट है। हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा हाई है। कितना हाई है वो आपको मेजर करना होगा। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 200 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है, आज पी रेशियो 80 के आसपास है और कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है, 90 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो ऐसे मत समझना कि कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम हो सकते हैं। मान के चलिए आपकी एक टीम है, उस टीम के अंदर आप ही अच्छे प्लेयर है खेलने में, बाकी सारे टीम का जो प्लेयर है वो मतलब उतना खास खेलते नहीं है। तो क्या उस टीम बेकार हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा। फिर भी आपका परफॉर्मेंस क्या बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे ही। तो उसी तरीके से आपको पूरा के पूरा इंडस्ट्रीज देखने से कुछ नहीं होगा। आपका कंपनी क्या कर रहा है, आपका लेवल कौन-सा है, वो देखना ज़रूरी है। अगर इसी चीज़ को मैं कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी जब नेगेटिव रिज़र्व को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, उसके बाद आज कंपनी का जो रिज़र्व है, वो 1700 करोड़ तक पहुँच गया। 600 करोड़ के आसपास इसका बोरिंग्स था और उस बोरिंग्स को कम करके आज 300 करोड़ के आसपास लेके आए। मतलब 50% कंपनी कर्जे को कम किया और कर्जे को कम करने के बाद कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। उसके साथ साथ CWIP जो है वो भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ। मतलब CWIP में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखा है। तो कंपनी दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी इस बार प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में 148 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और 148 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और उसको रीपेमेंट कितना किया, इस बार 1 करोड़ का रीपेमेंट किया। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा रीपेमेंट करना बाकी है। तो कर्जा तो लिया है, कर्जा किस बेसिस में लिया वो भी तो जानना है ना। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का ट्रेड कितना रिसीव हुआ, 600 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का पिछले सालों से भी डबल के आसपास कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ, प्रोजेक्ट मिला और इस काम मिला। उस काम को इनिशिएट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनी कर्जा उठाया है। तो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ इन डेप्थ शेयर इसीलिए करता हूँ क्योंकि जब कोई कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए ट्रेडिंग, तो आपको उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। रही बात कंपनीज का एज ए डिलीवरी रिपोर्ट का, कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, डिलीवरी को मेंटेन कर रहा है। लास्ट कुछ फ्यू डेज में जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी सितंबर के लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली कंपनी ने शानदार तरीके से यहाँ पे बाइंग किया गया। इसका मतलब कंपनी के चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, आप इस चीज़ को देखेंगे कंपनी के ऊपर शानदार कुछ लास्ट कुछ मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ और कंपनी ने क्या किया, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। तो जब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। मैं ब्रेकआउट आपको मेंशन करके दे रहा हूँ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट हुआ मगर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। इस कैंडल के ऊपर मैं एक बार आपको मार्किंग भी करके देता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिखे तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक, इसका मतलब 784 रुपीज़ के आसपास। और ये प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे टारगेट बन रहा है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं।
बाकी आप सीख कर से अ, समझदारी से काम लेना, क्योंकि मेरा कहने में कोई भी ट्रेड मत करना। मेरे कहने में सिर्फ़ सारी चीज़ों को सीखना और सीख कर ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में जितना चर्चा करूँ तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किया और किस तरीके से लाइफ़ टाइम हाई भी अचीव किया। और कोविड के बाद इस कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस हुआ वो देखने वाला बात था। कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं, चलो मैं और भी दिखा दूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो कोविड के टाइम से लेकर आज तक की जो जर्नी है, वो करीबन 800% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और इस 800% रिटर्न जनरेट करने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू कितना है? ₹10 है। इस फेस वैल्यू को वो ब्रेक करने वाला है। तो ब्रेक कितना करेगा? तो स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया। कंपनी ₹10 का जो फेस वैल्यू है, वो ₹5 बनने वाले हैं। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर देने वाला है, और 2 शेयर देने के बाद आपको कब देगा? 29 सितंबर में। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं इंतज़ार करूँगा, अगर आपको कोई कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हाँ, जितने सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, मैं ज़रूर आज नहीं तो कल आपकी उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स मुझे स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर थोड़ा-सा लेट भी हुआ, तो मैं ज़रूर आपने जो कमेंट्स किया उसके ऊपर तो मैं वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।